जैसे जब बेटा अपनी ये वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की क्लास नंबर 4 है, ठीक है। इसमें अपने क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी पेएबल। कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो और क्या निकालो, जीएसटी की अमाउंट निकालो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पीक्यूआर लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स। पीक्यूआर लिमिटेड क्या कहती है बेटा, स्कूल बैग्स बनाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। पी क्यू आर याद रखना, पी क्यू आर मैन्युफैक्चरिंग करता है किसका, स्कूल बैग्स का। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2022 आरएसटी लिमिटेड परचेज्ड 1000 बैग एट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 500 पर बैग। मतलब आरएसटी ने 500 बैग परचेज, 1000 बैग परचेज किए बेटा 500 रुपए पर बैग के हिसाब से, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड डिस्काउंट। मतलब इस रेट के अंदर जीएसटी और डिस्काउंट वाली अमाउंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्रॉम पी क्यू आर लिमिटेड, ठीक है। आरएसटी लिमिटेड सप्लाई चेन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैग्स टू पी क्यू आर लिमिटेड विदाउट कंसिडरेशन एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ पी क्यू आर लिमिटेड। द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द चेन सो सप्लाइड वाज 25 पर चेन। बैग की चेन है ये, या चैन बोल दो, चेन ही बोलेंगे वैसे तो, चैन समझिए, ठीक है। Also a discount of ₹10 per bag was given by the supplier at the time of the supply and same has been duly duly recorded duly आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सर, आप आ जाओ। ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, मतलब इनवॉइस में हमने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। इशूड रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, जीएसटी रेट कितनी है 18%। गिव रीजन विद द सुटेबल अजम्पशन। एक बात सुनो, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो आप अपनी लैंग्वेज में आराम से, जल्दी रीड करो। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इसमें सप्लायर का नाम बोलो क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। रिसिपिएंट का नाम क्या है, आरएसटी। पी क्यू आर को ऑर्डर प्राप्त हुआ है आरएसटी से बैग देने का, कितने बैग देने का, 1000 बैग देने का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और एक बैग की कीमत क्या रखी है इन्होंने, 500 रुपए। और डिस्काउंट की ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बाद में इनवॉइस में रिकॉर्ड कर लिया तो इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, हमने बात पढ़ी थी ना वहां पे, ठीक है। और कहता है जो चेन जो प्रोवाइड कराएगा रिसिपिएंट, उस चेन की वैल्यू कितनी है, 25 रुपए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है the open market value of chain so supplied by 25%, also discount of 10 per bag was given by the supplier at the time of supply and same has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply। जीएसटी की रेट कितनी है, 18%। अब देखो क्वेश्चन का आंसर, देखो बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी पेबल। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, 1000 बैग है बेटा, कितने का बैग है, 5 लाख हो गया। एड एडिशनल कंसिडरेशन गिवन बाय आरएसटी, ध्यान से सुनना। आरएसटी, अब बच्चा कहता सर क्या दिक्कत है, अरे बेटा सुनो, वॉच इन कैश और इन काइंड दोनों को जोड़ के आएगा ना, उसने एक तो आपको 500 रुपए एक बैग के दिए प्लस एक चैन भी दी है। अब बच्चा पता क्या बोलता है, तो चैन तो बैग में लगाने के लिए दी है, तो वो तो वापस चली जाएगी। कंफ्यूज मत होना, आप रूल से मत डगमगाना, दी तो है ना उसने, दी है कि नहीं है,
दी है। किसके बदले में दिया? आप बैग उसको 500 रुपए में लोगे तो आपने बेटा वो 500 रुपए में बैग दे रहे हो, प्लस वो आपको चैन दे रहा है। इसलिए सुनो, आपने कोमल, आपने उस व्यक्ति ने पहले कहा होगा भैया चैन तो मैं दूंगा, तो चैन के पैसे उसने पहले उसमें से लेस करवा के फिर एग्रीमेंट किया होगा। बोलो बात समझ आएगी? तो 500 रुपए ये और 25 रुपए की चेन है, तो मतलब जीएसटी सप्लाई कितनी कर रहा है? 525 की कर रहा है। अगर चैन वो खुद से लगाता तो 525 लेता, वो कहते चैन तू दे देना 500 दे देना। बोलो बात समझ आएगी? तो आप ऐसे भी मत सोचो, आप मेरे रूल पे आ जाओ। अगर आपको कंसिडरेशन इन काइंड भी मिला हो तो उसकी वैल्यू जोड़ेंगे, तो हमें इन काइंड मिला, एक चैन मिली है, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। आगे कंफ्यूज मत थोड़ा, सेम एग्जाम्पल आ जाए, समझ गए? एडिशनल कंसिडरेशन मिला हमारे को 25 रुपए की चैन है 1000 के साथ 25,000, टोटल कितना हो गया? 5,25,000। डिस्काउंट देना बेटा 10 रुपए एक बैग के ऊपर। कितने रुपए बेटा? 10 रुपए एक बैग के ऊपर देना है। लेस कर दिया 10,000, ये कितना बच गया? 5,15,000। ये कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब जीएसटी कितना का है क्वेश्चन में? 18%। तो 5,15,000 का आप क्या लगाओगे? 18%। ये आ गया 92,000। आगे बात समझे? रूल नंबर 32 क्या है वो सुनो। होता क्या बेटा? वैल्यू ऑफ सप्लाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया भी है 20 नंबर में, 5 मिनट में हो जाता है इसका। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। मेरी बात सुनना, आपने रुपी देके डॉलर लिए, या डॉलर देके क्या लिए? रुपी लिए, या रुपी देके पौंड लिए, या पौंड देके रुपी लिए, या डॉलर देके पौंड लिए। क्या एग्जांपल देगा हमें? लास्ट वाला देगा एक फॉरेन करेंसी देके दूसरी फॉरेन करेंसी लिया आपने, और स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल दिए, वो क्या दिए? उनमें से कोई एक करेंसी इंडियन करेंसी है, या तो जो दे रहे हो वो इंडियन है, या जो वो इंडियन है। पहला एग्जांपल दिया, रुपी दे के डॉलर लिए, दूसरा उसका रिवर्स कर दिया, डॉलर दे के रुपी लिए, साइड में कर दो, रुपी दे के पौंड लिए, पौंड दे के रुपी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से एक करेंसी इंडियन करेंसी है, या तो जो दे रहे हो वो है, या जो ले रहे हो वो है। लास्ट एग्जांपल दिया, पौंड दे के डॉलर लिए, तो इन दोनों में कोई भी इंडियन करेंसी नहीं। समझिए सर, ये क्या था? वैसे बताया मैंने, ध्यान रखना। तो अपनी होम करेंसी या इंडियन करेंसी क्या है? रुपी। इंडियन करेंसी क्या है? रुपी। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, अगर फॉरेन एक्सचेंज में आप मनी एक्सचेंज करवाते हो तो ये भी एक सर्विस है। सर्विस दे रहे ना, आपको रुपी देके आपको डॉलर मिल रहा है, डॉलर देके रुपी मिल रहा है, सर्विस दे रहा कि नहीं है? तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपए देके उसके डॉलर लिए तो 1 करोड़ में जीएसटी नहीं लगेगा। उसने जो एक्सचेंज करके दिया उसके बदले में आपसे कुछ चार्जेस लेगा, वो सर्विस चार्ज लेगा या नहीं लेगा? लेगा। वो जो चार्ज लेगा उसके ऊपर लगेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं है? तो 1 करोड़ में चेंज करके में से 500 रुपए लिए, मान लो, तो 500 रुपए लगना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ी दिक्कत थी, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल बना दिया 32। वो क्या बोलता है? कहता है एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपी इनटू फॉरेन करेंसी। मतलब इंडियन रुपी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? समझ आ गया? पहला ये पढ़, इसकी 2 पार्ट है। इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में ब्रांच पढ़ी थी, उसमें लिखा था $1 के बराबर 50 रुपए हैं, या $1 के बराबर क्लोजिंग रेट 70 रुपए, या समझा क्या? $1 में 70 रुपए, ये रेट दे रखे होते थे। तो अगर मान लीजिए आरबीआई में वो रेट अवेलेबल है, मतलब $1 में कितने रुपए हैं या 1 पाउंड में कितने रुपए हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंस रेट। क्या बोलते हैं? अगर वो रेफरेंस रेट है तब तो ये पार्ट लगेगा, और अगर रेफरेंस रेट नहीं दी हुई है तो ये लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस रेट? रेफरेंस रेट मींस गिवन $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपी, या 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच रुपी। उसकी एक्सचेंज रेट दे रखी है, तो दे रखी है तो ये लगेगा, नहीं दे रखी तो ये लगेगा। कोई डाउट है किसी को?
इफ आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? डिफरेंस बिटवीन बाइंग और सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट। डिफरेंस बिटवीन बाइंग और सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई अच्छा मनी चेंज कौन करके दे सकता है? मनी चेंजर। क्या कौन दे सकता है? या ऑथराइज्ड पर्सन। जैसे आरबीआई बैंक को ऑथराइज कर देता है कि आप डॉलर दे दो रुपये लेके, तो उस केस में बैंक क्या कहलाता है? ऑथराइज्ड पर्सन कहलाता है। तो पहली बात तो मनी चेंजर या ऑथराइज्ड पर्सन, एक में जो डॉलर रुपये कन्वर्ट करेगा वो मनी चेंजर या ऑथराइज्ड पर्सन होता है, वो कर सकता है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई बाकी व्यक्ति करता है तो वो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1992 में केस होगा, उसके ऊपर केस चलेगा बेटा। जैसे पेट्रोल पंप वाले बेच सकते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल दुकान वाले भी सेल कर देते हैं ना, इधर पंजाब से सस्ता है तो लाके। समझ रहे बात को? पूरी रोड ऐसे यही हो रहा है। एनीवे, आई मेरी बात समझ में? तो अब डिफरेंस बिटवीन बाइंग और सेलिंग रेट, मतलब खरीदने की रेट। अब मनी चेंजर क्या करेगा? आपको डॉलर चाहिए, आप आए, मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, आपने कहा डॉलर चाहिए, मिल जाएगा। कि क्या रेट है? मैं क्या डॉलर परचेज करना कहता है? हाँ जी। मैं क्या डॉलर आपको मिलेगा 72 रुपये में। $1 कितने का मिलेगा? ये रेट कौन दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ। और मैंने देखा आरबीआई की रेट क्या है? आरबीआई डॉलर मेरे को आरबीआई देगा, आरबीआई की रेट देखी, उसका रेट है 70, तो मैं आपको 72 क्यों दे रहा हूँ? $2 मेरा कमीशन हो गया उसमें। मतलब मैं आरबीआई से ले लूंगा कितने में? 70 में, और आपको कितने में दूंगा? तो $2 मेरी इनकम होगी बेटा। तो इसलिए बोलता है डिफरेंस बिटवीन बाइंग और सेलिंग रेट एंड, मैं बाइंग कितने से करूंगा? 70 से। सेलिंग कितने में करूंगा? $2 आ गया। डिफरेंस रेट ले लेंगे अपने, बोला आगे, तो $2 जो आएगी वो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी। सर $2 आई, आपने बेटा $10,000 दिए, तो $1 में कितने कमाए मैंने? 2, तो इंटू $10,000, तो कितने रुपए कमा लिए मैंने? 20,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी कहलाएगी? 20,000। जीएसटी कितने में लगेगा? 20,000 में लगेगा। बोलो बात समझाएगी? बिल्कुल इजी है। मैंने जो रेट दी और आरबीआई की जो रेट है उसका डिफरेंस। अच्छा, ये तो रेट मालूम होगी तो लगेगा ना। अगर इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, मतलब $1 में कितने रुपए या $1 में कितने रुपए, देन 1% ऑफ 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी गिवन और रिसीव्ड। ध्यान सुनना, कहता आप 1% ग्रोस अमाउंट का कर लेना। जैसे मान लो आपने 1,00,000 रुपए देके, कितने रुपए देके? देके आपने $9,000 लिए, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए देके कितने डॉलर लिए? 9,000। तो आप 9,000 का 1% करोगे या 1,00,000 का? 1,00,000 का। अच्छा, आपने मान लो $10,000 देके, कितने? $10,000 देके आपने 8,00,000 रुपए लिए, कितने रुपए मिले आपको? पहले एग्जाम्पल में हमने डॉलर रुपये लिए थे, डॉलर लिए, अब क्या दे रहा हूँ? रुपये ले रहा हूँ। $10,000 देके मैंने 8,00,000 रुपए लिए, तो अब 8,00,000 का करेंगे या 10,000 का करेंगे? 8,00,000 का करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन रुपी का करना, चाहे इंडियन रुपी दे रहे हो या ले रहे हो, करना किसका? हमेशा इंडियन रुपी का। ये कब करेंगे? जब आरबीआई की रेफरेंस रेट मालूम नहीं। बोल बात समझ आएगी? उसका क्या करेंगे? 1%। क्लियर हो गया? इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी, इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी। ये एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपी इनटू फॉरेन करेंसी, मतलब उन दोनों करेंसियों में से एक करेंसी क्या होनी चाहिए? इंडियन करेंसी होनी चाहिए। अगर रेट अवेलेबल है तो रेट का डिफरेंस ले लेंगे, रेट अवेलेबल नहीं है तो इंडियन करेंसी का ग्रोस अमाउंट का 1% ले लेंगे। कोई डाउट है तो बोल दो। अगला केस आपको मालूम है क्या बनेगा? जब आप एक्सचेंज कर रहे हो तो उसमें से कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है। एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी टू अनदर फॉरेन करेंसी, मतलब डॉलर देके पौंड ले रहे हो, पौंड देके डॉलर ले रहे हो, मतलब कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं। देन वैल्यू
इज इक्वल टू 1%, क्या लिखा है, ऑफ लोअर ऑफ फॉलोइंग टू अमाउंट, नीचे दो कैलकुलेशन बता रखी है, विच एवर इज लोअर, बहुत दिन हो गए इनकम टैक्स का रूल लगाए, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से क्या है कम है वो लेंगे, और उसका भी क्या लेंगे 1%, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है ध्यान से सुनना, मान लो आपने डॉलर को पौंड में कन्वर्ट कराया, किस में कन्वर्ट कराया, पौंड में, तो क्वेश्चन पता क्या बोलता है, कहता कन्वर्ट फॉरेन करेंसी वन विद आरबीआई रेट इन इंडियन रूपी, मतलब आप क्या करो, डॉलर को इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर लो, डॉलर को किसमें कन्वर्ट कर लो, एक नंबर पॉइंट में ये बोल रहा है, दो नंबर पॉइंट में ये बोल रहा है कि पौंड को भी इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर लो, मतलब वो पौंड दे के डॉलर ले रहे हैं या डॉलर दे के छोड़ दो, आप ये चेक करो कि उस वो जितने डॉलर है उसके बदले में रुपी कितने बनेंगे, या जितने पौंड है उसके बदले में रुपी, निकाले रुपी में, अब उन दोनों दो कैलकुलेशन होगी, उन दोनों में से जो लोअर है वो ले लो, उसका एक, आसान है, हार्ड नहीं भाई, वो 1 मिनट लगेगी, समझ आ गया, वो ले लेंगे, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, रूल नंबर 32, ये हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है, इसका सेकंड विकल्प और है भाई हमारे पास, ये ऑप्शन क्या है, इसको नोट कर लो पहले, लिखा हुआ है, अब वो तो था बेटा आपके, तो ऑप्शन फर्स्ट है, ये ऑप्शन सेकंड है, अब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते टाइम एसएससी को बताना पड़ेगा कि मैं ऑप्शन फर्स्ट अवेल करूंगा या ऑप्शन सेकंड लूंगा, बीच में मिडिल ऑफ द ईयर वो ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड, या तो ये ऑप्शन ले ले, ऑप्शन सेकंड क्या है, बड़ा ही सिंपल है, कहता है 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट अप टू ₹1,00,000 सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट ₹250, ये कहता है आपने क्या करना है, जो करेंसी आपने एक्सचेंज की है, जो करेंसी क्या की है, एक्सचेंज की है, ली है, उसकी जो ग्रोस अमाउंट उसका 1%, उसका क्या बेटा 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो, बात खत्म, सर वहां पे भी ऐसे था, हाँ वहां पे भी ऐसे था, यहाँ पर आरबीआई की रेफरेंस रेट है नहीं है, कुछ नहीं, आप क्या करो, जो एक्सचेंज की है वो अमाउंट का क्या ले लो 1%, अब मान लो आपने जो करेंसी एक्सचेंज की है वो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए की है, सिर्फ कितने की है 50,000 की, तो 50,000 का 1% कितना हुआ 500, तो आप 500 ले लेंगे। अच्छा आपने एक्सचेंज सिर्फ 20,000 की है, तो 20,000 का 1% कितना हुआ, 20,000 का 1% 2,000 होगा, 20,000 का 1% है, क्यों कंफ्यूज हो बेटा, आदि ओके, 20,000 का 1% कितना होगा, 20,000 का 1% कितना होगा 200, तो 200 नहीं लेंगे, मिनिमम 250 तो लेंगे लेंगे, मेरी बात समझ आ गई, कि ग्रोस अमाउंट का 1% और 250 विच एवरेज इज हायर, मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कहती है तूने 5,000 रुपए करेंसी एक्सचेंज की, तो 5,000 का 1% कितना हुआ 50 रुपए हुआ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 नहीं मानेंगे, कितनी मानेंगे 250 मानेंगे, मतलब मिनिमम 250 रुपए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे मानेंगे,
बोलो समझ आ गई नहीं आ गई? अगर 250 से ऊपर है फिर वो ले लेंगे। हाँ, जो करेंसी आपने इंडियन रुपये में होगा, आगे बात समझे। लेकिन ये 1% कहां तक है? 1,00,000 रुपए तक। कितने रुपए तक? स्लैब है इसमें। 2.5 लाख तक टैक्स क्या है? 0। 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 10% या 20%, 20%, और 10 से ज्यादा 30%, छोड़ दो। आगे बस में 1,00,000 तक 1% है। आगे बस में अच्छा, करेंसी एक्सचेंज एक्सीड रुपी 1 लाख, अगर 1,00,000 से क्या है? ज्यादा, एंड अप टू रुपी 10 लाख, मतलब 1,00,000 से ज्यादा और 10 लाख तक। स्लैब, दूसरी स्लैब है ये पहली स्लैब, ये सेकंड स्लैब। 1,00,000 से ज्यादा है और 10 लाख तक है, तो आप क्या करोगे बेटा? 0.5%। देखो 1,00,000 है, 1,00,000 से ज्यादा है, मान लो आपकी 3 लाख है, तो 1,00,000 का तो 1% करेंगे। 1,00,000 का 1% कितना आएगा? 1,000। बोलो, 1,00,000 का 1% 1,000। अब 1,00,000 से ज्यादा कितनी है? 2 लाख। 1,00,000 से ऊपर और 10 लाख तक कितना होता है? 0.5%। तो 2,00,000 का 0.5% करेंगे, कितना आएगा? 1,000 ही आएगा। 1,000 और 1,000 कितना हो गया? 2,000। आगे बात समझे। तो मैंने यहां लिख दिया करेंसी एक्सचेंज एक्सीड रुपी 1 लाख, तो 1,000 प्लस, क्योंकि 1,00,000 तक 1,000 रुपए बढ़ेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया 1,00,000 तक। तो 1,00,000 का 1% करोगे तो 1,000 रुपए मिल जाएंगे, प्लस 1,00,000 से जो ज्यादा है उसका क्या करोगे? 0.5%। जोड़ दोगे दोनों को, वो वैल्यू सप्लाई आ जाएगी। क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, करेंसी एक्सचेंज एक्सीड रुपी 10 लाख, अगर 10 लाख से ज्यादा है तो मेरी बात सुनना, मैंने लिखा 5,500 प्लस, क्योंकि 10 लाख तक 5,500 ही बनेगा। देखो 1,00,000 का 1% 1,000 रुपए, 1,00,000 से 10 लाख तक कितना होगा? 9 लाख। 9 लाख का 0.5 करो, 4,500। 4,500 और 1,000 5500, तो मैंने सीधा 5500 प्लस, मतलब 10, अब 12 लाख है तो आप समझ जाना 10 लाख तक 5500 बनेगा। 2 लाख आगे ऊपर वाला है तो उसका 0.1% ग्रोस अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट रुपी 60,000। सुनो बेटा, 10 लाख से ऊपर उसका क्या करना है? 0.1% करना है। क्या करना है? वो इसमें जोड़ देना है। ठीक है। लेकिन ये सब ध्यान रहे कि ये कब किसी भी केस में 60,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम लिमिट भी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 60,000। 60,000 से ज्यादा नहीं मानेंगे। मतलब आप मान लो उसकी 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ का आप करो, ठीक है, वो वैल्यू 60,000 से क्या जाए? ज्यादा है, तो अपने वैल्यू सप्लाई कितना मानेंगे? 60,000। समझ आ गई मेरी बात? इंपॉर्टेंट नोट, सप्लायर दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकता है, परंतु एक बार जो ऑप्शन ले लिया फिर वह ड्यूरिंग द ईयर ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता। फिर नए फाइनेंशियल ईयर में उसको ऑप्शन मिलेगा, अब चेंज नहीं कर सकता। बात समझ आ गई? नोट कर लो। नोट करो बेटा। जल्दी नोट करो बेटा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, आप होमवर्क में कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 आपने कर लिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 11 होमवर्क आप कर लेना, मैं एग्जाम्पल नंबर 12 करा रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, हाँ तो मैं आपको 12 करवा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल नंबर 11 होमवर्क में कर लेना, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 12 करवा रहा हूँ। चलिए बेटा देखिए, XYZ लिमिटेड इंदौर इज ऑथराइज्ड पर्सन, ये देखो आगे क्या लिखा? मनी चेंजर, ये बताया था मैंने आपको। रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। इट एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मनी चेंजिंग, मनी चेंज करवाई है बेटा। नंबर 1, सोल्ड सोल्ड 8,000 यूरो
इसने 8,000 यूरो बेची है और 1 यूरो में कितना 75 इसने बेची है मनी चेंजर ने। मनी चेंजर ने परचेज किया बेटा $6,000, $1 कितने में 68 में। मनी चेंजर ने ग्रेट ब्रिटेन पौंड, ठीक है, 72 में। फिर कह रहे सोल्ड 14,000 AUS ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये क्या बेटा ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए। उसके बाद सोल्ड 8,000 यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ जेड, ऐसी जेड ली जाती है करेंसी है जेड, ठीक है। वो कहता है एक जेड में कितने रुपए हैं 32। परचेज ऑफ 4,500 लिब्रा एट द रेट ऑफ 1 लिब्रा कितनी बेटा 31। और सोल्ड 7,000 कैनेडियन डॉलर, $1 में 45। और कन्वर्जन 4,000 US डॉलर इंटू 25,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। बेटा नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले 7 के 7 इंडियन रुपये में है, 8 नंबर इंडियन रुपये में नहीं है। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब क्वेश्चन बोलता है आरबीआई रेफरेंस रेट दे रखी है बेटा, नीचे देख लो। तो इसका मतलब आरबीआई की रेफरेंस रेट दी हुई है। तो अब बच्चा मेरे से पूछता है कि दिनेश सर ऑप्शन फर्स्ट लगाएंगे सेकंड लगाएंगे, तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ पहले। तो कोमल आरबीआई की रेफरेंस रेट दी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट लगवा रहा है। आरबीआई की रेफरेंस रेट किस में यूज होती है, फर्स्ट में यूज होती है, ये तो समझ में आ गई। आरबीआई की रेफरेंस रेट दी हुई है 30 जून को, बता 1 यूरो में 71, $1 में 66, 1 पाउंड में 74 और 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 59, 1 लिब्रा में 33 और 1 कैनेडियन डॉलर में 42। ये आरबीआई की रेट है। ये आरबीआई की रेट, वो मनी चेंजर की रेट, इन दोनों का डिफरेंस उसका क्या है बेटा इनकम है। समझ आ गई मेरी बात। अब देखिएगा प्लीज सुनना ध्यान से। अब सुनो, उसने 8,000 यूरो सेल किए 74 में, मतलब वो क्लाइंट से कितने रुपए लेगा बताओ 1 यूरो का 74, क्लाइंट को 74 में बेचेगा मनी चेंजर। बोलो बेटा yes. अच्छा आरबीआई से 1 यूरो कितने में खरीदेगा 71 में, तो बेटा 71 में बाइंग करेगा 74 में सेलिंग करेगा, तो 71 का लेके 74 का देगा तो कितने रुपए कमाएगा 3। 1 यूरो से 3 रुपए कमाएगा। और कितने यूरो दिए इसको 8,000, तो 8,000 इंटू 3 तो 24,000 रुपया मानेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। आंसर चेक करो, आंसर देख दो। ऐसे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेल ऑफ 8,000 यूरो। देखो 74 माइनस 71 इंटू 8,000 ये 24,000। कोई डाउट है क्या। अब सेम रेट। अब उसने बेटा 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़ो, कहता उसने परचेज किए हैं 6,000 US डॉलर। खरीदे बेटा बिल्कुल खरीदे। अब बेटा जब खरीदेगा ना ध्यान से सुनना, खरीदेगा कम रेट पे और बेचेगा ज्यादा रेट पे तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। उसने खरीदे कितने में क्वेश्चन में दिया हुआ, कितने में परचेज किया उसने 60, बोलो बेटा आरबीआई से लिया, ठीक है, और 68 में परचेज किए हैं। बात समझ आई कि नहीं आई। देखो दोबारा पढ़ो, कंफ्यूजन हो रही है आपको, दोबारा पढ़ो। कहता परचेज 6,000 US डॉलर, उसने परचेज किए कितने में 60, बोलो बेटा 8 में। अब ध्यान से सुनना, परचेज 6,000 US डॉलर, $1 इज इक्वल टू 68। आरबीआई की रेफरेंस रेट क्या है 66। भाई बता युवराज क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो देखना ही है। बाइंग रेट और आरबीआई की रेट का क्या करना है कंपैरिजन करना है। समझ आ गई मेरी बात। तो कितना डिफरेंस है 2 रुपए, तो 2 रुपए डिफरेंस है और इनटू क्या बेटा 6,000, तो कितना हो गया 12,000। समझ आ गई बेटा। थर्ड क्या है 10,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, 1 पाउंड में कितना 72 और आरबीआई की रेट कितनी है 74। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, 74 माइनस 72 2 रुपए, 2 इंटू 10,000 कितना हो गया 20,000। 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट क्या है 56 और आरबीआई का रेट क्या है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 59। कितना डिफरेंस है 3 रुपए, तो 3 इंटू 14,000 42,000 हो गया 42,000। ऐसे सबका कर लेंगे। बोलो बात समझ आएगी। अब लास्ट वाले में देखो क्या है $4,000 को 25,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कन्वर्ट किया। तो इसमें क्या किया था मैंने आपको, अगर दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी में ना हो,
देखो बेटा, दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी में नहीं है, तो दोनों करेंसियों को क्या करो आप बेटा, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, और उन दोनों में से जो लोअर है उसका 1%। याद आ गया युवराज? अब देखो, सबसे पहले देखो डॉलर, डॉलर, अब डॉलर कितने बताओ बेटा, 40,000। अच्छा, डॉलर को पहले इंडियन रुपये में बदलो। अब सर रेट कौन से ले, आरबीआई की लेंगे बेटा रेट, तो समझ आ गई? आरबीआई की रेट कितनी बताओ, 60। तो 40,000 इंटू 66 करो, कितना आया? फिर करो 25,000। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की रेट क्या दे रखी है इसमें, 74। 25,000 इंटू 74 कितना आया? ये आगे देखो, ये आया 26,40,000 और ये क्या है 18,50,000। तो दोनों में से कम कौन सा है, 18,50,000। तो 18,50,000 का बेटा 1% करो, 18,500। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ दिया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ये आ गई। क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया था ये, इस चैप्टर में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई डाउट है क्या? तो बेटा ऐसे ही दे रखे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बी ऑप्शन है उसका है, आप कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।